नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। इस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश जो कि पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दादी ने मदन मोहन राकेश नाम रख दिया। बाद में मोहन राकेश इनका नाम स्थायी हो गया। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता और अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है। यहाँ जिस नाटक को प्रस्तुत किया गया है ये आषाढ़ का एक दिन का एक अंश है। कालिदास का प्राणी प्रेम, जैसे इसके शीर्षक से पता चलता है कि कालिदास जो कि बहुत बड़े विख्यात कवि भी हैं, कवि भी रहे, इनका प्राणी के प्रति कैसा लगाव है वो इस पाठ में दिखाया गया है। और इस पाठ के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है कि हर व्यक्ति को, हर जन को अपने वातावरण में रह रहे हर जीव के साथ प्रेम होना चाहिए। ऐसा ही प्रेम की एक अद्भुत छोटी सी एक लीला प्रस्तुत की गई है इस पाठ के माध्यम से। कहा गया है पाठ में, पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मानव जीवन में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। कहानी में, इस छोटे से नाटक में 4 मुख्य पात्र हैं, स्वयं कालिदास, मल्लिका, अंबिका और दंतुल। दंतुल जो कि सुदूर क्षेत्र का एक दरबारी है, बाहर रहता है। ये किसी कारणवश या घूमने के लिए या किसी अन्य कारणवश कालिदास के क्षेत्र में आता है और यह शिकार करने के लिए जाता है। तो एक हरिण शावक का मतलब हरिण के बच्चे का शिकार कर लेता है। अब हरिण का वो बच्चा, हिरण का वो बच्चा कालिदास को मिलता है। कालिदास उसे बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और बचाते भी हैं। दंतुल में और कालिदास में उस हरिण शावक को लेके कुछ मतभेद भी होते हैं। दंतुल अपना अधिकार उस पर बताता है कि इस हरिण शावक को मैंने आखेट किया है, इसका शिकार मैंने किया है, तो यह मेरी संपत्ति हुई। जबकि कालिदास कहते हैं यह हरिण शावक, हिरण का बच्चा इस पार्वत्य भूमि का, इस भूमि की संपत्ति है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार कालिदास अपने आसपास के जीवों को या अन्य जीवों को या अन्य लोगों से किस प्रकार प्रेम रखते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। कालिदास एक हरिण शावक हिरण के बच्चे को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास उस हरिण शावक को गोद में लिए कहते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बार से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, हम पीड़ा सह सकते हैं। वह प्राण, एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण मतलब जो विश्राम करने के लिए, जो बिछाने के लिए, विश्राम करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जैसे आमतौर पर भाषा में बिछौना भी कहते हैं, तो कहते हैं कि हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। घृत का तात्पर्य है घी का लेप। हम फिर से वनस्थली में, इस वन में फिर से विचरण करेंगे, फिर से घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे ना। कालिदास ये सब बातें उस हरिण शावक से कहते हैं और कहते हैं जब तुम ठीक हो जाओगे तो दोबारा से इस वनस्थली में भ्रमण कर सकोगे और दोबारा से कोमल घास की फुनगियों को खा सकोगे। वहीं पास में मल्लिका खड़ी है। मल्लिका कहती है
यह आहत हरिण शावक, यहां ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, जिसने इस हरिण शावक को चोट पहुंचाई? क्या दक्षिण की तरह यहां भी है? क्या दक्षिण उस जहां कालिदास हैं वहां के दक्षिण में आखेट हुआ करते हैं, शिकार हुआ करते हैं, तो उनसे मल्लिका पूछती है कि दक्षिण की तरह यहां भी लोग शिकार करते हैं? कालिदास कहते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं, कई नई आकृतियां देख रहा हूं से तात्पर्य है कालिदास ने कई अनजान लोगों को देखा जो यहाँ के निवासी नहीं थे। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं, फिर हरिण शावक को वक्त से सटाकर थपथपाने लगते हैं, और फिर कालिदास उस हरिण शावक जो कि घायल है उसको अपने बाहों में लेके उसे थपथपाने लगते हैं, और फिर कहते हैं हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। वो फिर हरिण शावक को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं और मल्लिका से कहते हैं बेटा जाओ भाजन में, भाजन का तात्पर्य है बर्तन, बर्तन में थोड़ा दूध ले आओ। मल्लिका कहती है कि मां ने दूध और टाकर रखा है, मैं देखती हूं शायद दूध हो। और मल्लिका चूल्हे के निकट रखे हुए बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है और कहती है अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े से जाते देखा है। मां कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, कोई न कोई अपशगुन होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सच सब बहुत विचित्र लगता है। और मल्लिका कहती है कि वर्षा के रोमांच के बाद यह सब बहुत विचित्र लगता है कि यहाँ लोग आते जाते हैं, शिकार भी करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, जीव जंतुओं को नुकसान भी पहुंचाते हैं। फिर मल्लिका दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है और कहती है माँ आज बहुत रुष्ट है, माँ आज बहुत गुस्से में है। फिर कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगते हैं और जब बाहों में झुलाते हुए कहते हैं कि हम पहले से सुखी हैं, कि हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ने कैसे बना। और कहते हैं इस कोमल से हरिण शावक के शरीर पर बाण छोड़ते हुए किसी को कैसे बन गया, किसने कैसे, क्या कोई इतना संवेदनहीन है कि जो इसने इस हरिण शावक का शिकार किया। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया और हरिण शावक का बच्चा कुलांच भरता मतलब कूदता हुआ उसकी गोदी में आ गया। मैंने कहा मतलब कालिदास ने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मां की सी आंखें और उसी सा स्नेह मिलेगा। और हिरण के बच्चे से कहते हैं कि मैं तुझे ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां तुझे अपने मां जैसा स्नेह मिलेगा। और मल्लिका को, और फिर कालिदास मल्लिका की ओर देखते हैं। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है और मल्लिका कहती है कि सच में आज मां बहुत रुष्ट है। मां को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। मां को अपवाद की बहुत चिंता है। मल्लिका जिसकी मां का नाम है अंबिका, उसके बारे में कहती हैं मां आज बहुत रुष्ट हैं, मां आज बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैं आपके साथ मतलब कालिदास के साथ घूमने के लिए गई थी और बारिश में भीग चुकी हूं। कालिदास कहते हैं दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। मतलब कहते हैं कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि मुझे दूध दे दो और इस हरिण शावक के बच्चे को तुम पकड़ लो। और फिर दूध का बर्तन उसके हाथ से कालिदास ले लेते हैं। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाने की कोशिश करती है। कालिदास बर्तन को उस हरिण शावक के और निकट लेके जाते हैं ताकि वह आसानी से दूध पी सके। और कहते हैं कि हम दूध नहीं पिएंगे, अगर दूध नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में शक्ति का संचार नहीं होगा।
और कहते हैं, उसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी हट नहीं करते, अवश्य हरिण शावक को दूध पीना चाहिए। ऐसा कहते हैं हरिण शावक से, मतलब हिरण के बच्चे से। तभी राजपुरुष दंतुल वहां आता हुआ उनके द्वार पर रुक जाता है। दंतुल, जो कि मैंने बताया था, एक राजपुरुष है, एक राजदरबारी है, जो वहां शिकार करने के लिए आया था। उसी ने हरिण शावक का शिकार किया था। अब वह अपना अधिकार जमाने के लिए और हरिण शावक को लेने के लिए कालिदास के पास तक आ पहुंचा। और कालिदास तक पहुंचने के लिए उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन हरिण शावक के जो रास्ते में गिरता हुआ आया था, उस रक्त चिन्ह के अनुसार वह चलता गया और कालिदास के यहां पहुंच गया। और राजपुरुष दंतुल वहां आता है और ड्योढ़ी से आकर द्वार पर ही रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण को दूध पिला रहे थे। दंतुल जब द्वार पर आ जाता है, वहां रुक जाता है। फिर वह थोड़ी देर में कालिदास के निकट जाता है, जहां वह हरिण शावक को दूध पिला रहे होते हैं। दंतुल क्या कहता है? दंतुल कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो तो जैसा व्यक्ति, जैसा चरित्र, वह वैसा ही सोचेगा। तो दंतुल शिकारी है, शिकार करने के लिए उसने हरिण शावक पर बाण चलाया था। तो ऐसा ही वह कालिदास के बारे में भी सोच रहा था कि हो सकता है अब ये इसको दूध पिला के कोमल कर लेना चाहता है, या फिर ये इसका भोजन करेगा। ऐसे उसके मन में विचार आ रहे थे। उसने कालिदास से कहा भी कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो क्या? फिर कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते रह गए। चौंकना जायज था उनका, क्योंकि उनके मन में कालिदास और मल्लिका के लिए यह शिकार नहीं था, यह एक छोटा सा कोमल सा प्राणी था जिससे उन्हें बहुत प्रेम था। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। जब मल्लिका ने दंतुल के मुंह से ऐसे विचार सुने तो मल्लिका थोड़ी डर जाती है और वह हरिण शावक को लेकर थोड़े 2-4 कदम पीछे हट जाती है। और कालिदास दूध का बर्तन आसन पर रख देते हैं। कालिदास कहते हैं, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। कालिदास दंतुल से कहते हैं कि जहां तक मेरे संज्ञान में है, हम लोगों की मुलाकात पहले नहीं हुई है। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? और कहते हैं, जब हमारा आपसे परिचय नहीं है, दंतुल से कहते हैं, जब मेरा और आपका परिचय नहीं है तो मैं आपके लिए अनजान हूं और आप मेरे लिए अनजान हैं, और अनजान व्यक्ति का मेरे घर पर आने का दुस्साहस कैसे कोई कर सकता है? और दंतुल एक बार फिर मल्लिका को देखता है और फिर कालिदास की ओर देखता है। फिर दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। कौन सा प्रश्न? जो कालिदास ने कहा था, क्या हम परिचित हैं? अगर परिचित नहीं हैं तो आपका मेरे द्वार पर आने का साहस कैसे किया? तो यही प्रश्न दंतुल भी करना चाहता था कि जब हम परिचित नहीं हैं तो आपने मेरे शिकार को अपना कैसे लिया, उसको उठा कैसे लिया? इस पर तो सिर्फ दंतुल का ही अधिकार है। और फिर दंतुल कहता है कि हमारा कभी का परिचय नहीं, कभी कोई प्रकार का परिचय नहीं है, फिर भी मेरे प्राण से आहत हरिण का उठा ले आने का तुम्हें संकोच नहीं हुआ? दंतुल ने अपनी बात कही कि जब परिचय नहीं है तो फिर मेरे शिकार को तुम्हारे उठाने का साहस तुमने कैसे किया? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त की बिंदुओं के चिन्ह बने हुए थे। द्वार पर रक्त के बिंदुओं के चिन्ह, जो जिस हरिण शावक को घायल किया था उससे रक्त थोड़ा थोड़ा टपकते रास्ते में आ रहा था, उसी रक्त के सहारे वह दंतुल कालिदास तक पहुंचा था। और कहते हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण
कैसे कर पाता, अन्यथा मैं नहीं पहुंच पाता अगर ये रक्त मुझे रास्ते में नहीं मिलता। कालिदास कहते हैं, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। और कालिदास कहते हैं कि आप इस प्रदेश के वासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। व्यंग्यात्मक मतलब एक ऐसी हंसी जो व्यंग के समय, व्यंग कोई हंसी की कोई बात हो तो ऐसे समय जो हंसी हंसी जाती है वो व्यंग्यात्मक हंसी होती है। फिर दंतुल कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं जो तुमने यह पहचान लिया कि मैं इस प्रदेश का वासी नहीं हूं। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। दंतुल ने ये बात कही। फिर कालिदास कहते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। फिर दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर आपने कहा कि मैं यहाँ का वासी नहीं हूं। ललाट का मतलब होता है आपका माथा, भाल, मस्तक, ये ललाट है। तो क्या आपने मेरे ललाट को देखकर कहा कि मैं इस प्रदेश का वासी नहीं हूं। जान पड़ता है चोरी की अतिरिक्त सामुद्रिक ज्ञान, समुद्र शास्त्र जिसे कह सकते हैं, समुद्र शास्त्र में इन चीजों का ज्ञान दिया जाता है कि हस्तरेखाओं को देखकर या ललाट की रेखाओं को देखकर उसका परिचय बता सकते हैं। वो समुद्र शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं, दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर तुमने पता लगाया कि मैं इस देश का वासी नहीं हूं। फिर कहता है, जान पड़ता है चोरी की अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, समुद्र शास्त्र भी पढ़ते हो, उसका अभ्यास भी करते हो। चोरी, उसने चोरी कहा। हरिण शावक को कालिदास द्वारा हरिण शावक का ले जाना, उसे बचाना, दंतुल ने उसे चोरी का नाम दिया। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका ने जब सुना कि दंतुल कालिदास को चोरी का इल्जाम लगा रहा है तब थोड़ा सा आगे आती है और मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाने पर लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम इसे चोरी का नाम दे रहे हो। दंतुल कहता है, क्षमा चाहता हूं देवी। दंतुल मल्लिका से क्षमा मांगता है, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, मेरे बाण से इसे चोट पहुंची है, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मुझे मेरी संपत्ति लौटा दो। और मल्लिका से कहता है कि यह हरिण शावक का शिकार मैंने किया है, इस पर मेरा अधिकार है, इसे आप, मल्लिका से कहता है कि ये हरिण शावक को आप मुझे दे दो। फिर कालिदास कहते हैं, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। और कालिदास दंतुल से कहते हैं कि हे राजपुरुष, इस प्रदेश में हिरणों का शिकार नहीं किया जाता। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। बाहर से आए हो, तुम्हारे संज्ञान में नहीं है, यहाँ कोई भी व्यक्ति हिरण का शिकार नहीं करता। बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं मानते हैं, तुम्हारे संज्ञान में नहीं है। फिर दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। राजपुरुष ने कहा, तो क्या अब अपराध का निर्णय गांव वाले करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो क्या? और कालिदास से कहते हैं कि तुम ग्रामीण वासी हो, तुम गांव के लोग हो, क्या तुम्हें अपराध का और न्याय का बोध है? क्या तुम उस शब्द को समझते भी हो? कालिदास कहते हैं, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास ने तुरंत जवाब दिया कि शब्द और अर्थ क्या केवल राजपुरुषों की ही संपत्ति है? यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब दंतुल कहता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं,
मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। फिर कालिदास कहते हैं, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष। कालिदास उस दंतुल से कहते हैं जो कि बार बार ये कह रहा था कि यह हरिण शावक मेरी संपत्ति है, यह हरिण शावक दंतुल की संपत्ति है। तो कालिदास उसके उत्तर में कहते हैं कि यह हरिण शावक इस पर्वत भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं, और इसी पार्वत्य भूमि पर हम भी रहते हैं और यह जीव भी रहते हैं। हम सजातीय हैं, एक ही जाति के हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। यह तुम्हारा सिर्फ भ्रम है कि यह हरिण शावक मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मतलब दंतुल को वह हरिण शावक नहीं देना चाहते। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर भी या किसी आश्रय पर विश्राम करने के लिए देते हैं। कालिदास कहते हैं अंबिका से, कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि इसे किसी बिछौने पर, आश्रय पर ले जाकर इसे आराम करने के लिए लिटा दो। किसको? हरिण शावक को, जो कि घायल था, उसको आराम करने के लिए देते हैं। ये आगे अंबिका, अचानक से वहां अंबिका आ जाती है जो कि कालिदास की धर्मपत्नी है। अंबिका कहती है, इस घर के तल्प या आश्रय हरिण शावकों के लिए नहीं है। अंबिका कहती है, यह आश्रय या बिछौना हम लोगों के लिए है, किसी जानवर के लिए नहीं है। मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो मां, अचानक से आ जाती है, वह सब सुन लेती है। तो मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो मां? अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूं, इसीलिए तो कह रही हूं, तल्प और आश्रय मनुष्यों के लिए सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास कहते हैं, इसे मुझे दे दो मल्लिका। कालिदास फिर हरिण शावक को मांगते हैं और दूध का बर्तन नीचे रख देते हैं और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेते हैं। इसके लिए और कहते हैं कि इसके लिए मेरी बाहों का आश्रय ही पर्याप्त है। यह मेरी बाहें भी इसे आराम दे सकती हैं। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और फिर कालिदास द्वार की ओर चल देते हैं। दंतुल ये सब देखकर दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल पुरुष जो दंतुल है, जो कि राजपुरुष है, वह कालिदास को जब ये सुनता है कि वो उसको लेके जाने वाले हैं, ले जा रहे हैं, तो दंतुल कहता है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहां से इसको ले जाने दूंगा? तो कालिदास कहते हैं, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है कि क्या वह हरिण शावक को, घायल हरिण शावक को ले जाने देगा या नहीं। और बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। फिर दंतुल कहता है कि राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है। और कहते हैं कि तुम्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि एक राजपुरुष की रुचि और अरुचि क्या मायने रखती है। और फिर कालिदास बाहर चले जाते हैं, केवल उसके शब्द ही सुनाई देते हैं। कालिदास कहते हैं संभवतः, दंतुल कहते हैं संभवतः क्या। फिर तलवार की दंतुल जो कि उसके राज दरबारी है, उसके हाथ में उसके पास तलवार भी है, और तलवार के मूठ पर हाथ रखे और पीछे जाना चाहता है। मल्लिका और कालिदास के पीछे पीछे जाना चाहता है। अब आप ये समझ सकते हैं, जब दंतुल ने तलवार हाथ में पकड़ी और कालिदास के पीछे चल दिया, तभी मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है
और मल्लिका कहती है, मल्लिका ने दंतुल से क्या कहा, ठहरो राजपुरुष, कि ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, हरिण शावक लेने की जिद मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। इसके लिए और कालिदास के लिए यह प्रश्न संवेदना का है। कालिदास के लिए यह प्रश्न संवेदना का है। कालिदास की संवेदना उस हरिण शावक के लिए बहुत है, परंतु राजपुरुष के लिए केवल यह प्रश्न अधिकार का है। राजपुरुष बार बार कह रहा था कि इसका मैंने शिकार किया है, यह संपत्ति मेरी हुई। और फिर कहती है, मल्लिका कहती है कि कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहता है कालिदास। दंतुल ने जैसे ही ये नाम सुना उसके दिमाग में कुछ कौंधा, और दंतुल कहता है, दंतुल ने कहा कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनके हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा हूं, कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा हूं वे कवि कालिदास हैं। आश्चर्यचकित होकर दंतुल ने मल्लिका से पूछा। मल्लिका कहती है, हां हां, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? और फिर दंतुल कहता है, कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। कालिदास ने एक काव्य लिखा है ऋतुसंहार, जिस ऋतुसंहार के लिए उज्जैनी का हर व्यक्ति परिचित है। हर व्यक्ति जानता है कि ऋतुसंहार जैसी महान रचना कवि कालिदास ने की है। कालिदास का सम्मान सभी करते हैं, परंतु अभी तक दंतुल को यह पता नहीं था कि जिससे वह तर्क कर रहे हैं वे कवि कालिदास हैं। जब उसको जान पड़ता है तब वह आश्चर्यचकित रह जाता है। और मल्लिका के बताने पर और मल्लिका ने जब बताया कि हाँ ये कवि, ये वही कालिदास हैं, ये कवि कालिदास हैं, तो दंतुल ने कहा, कालिदास कि कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार की रचना के लिए कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। मल्लिका पूछती है दंतुल से कि क्या उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है? तो दंतुल कहता है कि सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है, राजकवि का पद देना चाहता है। आचार्य बररुचि इसी उद्देश्य से ऋतुसंहार के कवि को सम्मान देने के लिए, उसे राजकवि का पद देने के लिए, उसे राजकवि का सम्मान देने के लिए स्वयं आचार्य बररुचि उज्जैनी में आज यहां पधारे हैं। और फिर मल्लिका यह सुनकर काफी स्तंभित सी हो जाती है, काफी आश्चर्यचकित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि महाराज ने स्वयं ऋतुसंहार को पढ़ा है और उसकी बहुत प्रशंसा की और दरबार ऋतुसंहार के कवि कालिदास को सम्मान देना चाहता है, राजकवि का। यह सब सुनकर मल्लिका आश्चर्यचकित हो गई, स्तंभित सी रह गई। और फिर मल्लिका कहती है कि उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है। फिर मल्लिका दंतुल से पूछती है कि क्या उज्जैनी का राज्य कालिदास को सम्मान देना चाहता है? क्या उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है? फिर यह सुनकर दंतुल ने कहा, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। और जब ये बातें होती हैं तो बाद में दंतुल को बहुत दुख होता है, बहुत खेद होता है और कहते हैं
कि मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझे बहुत खेद है कि मैंने कवि कालिदास के साथ अनजाने में अशिष्टता की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मुझे तुरंत जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और मैं उनसे अभी जाके क्षमा मांगता हूं। तो यहां आपका पाठ समाप्त होता है। तो यहां आपने देखा कालिदास का प्राणी प्रेम, कालिदास का हर जीव के लिए प्रेम कितना था। और दंतुल, कालिदास, मल्लिका जो कि इसके प्रमुख पात्र हैं, इनका संवाद आपने पढ़ा और देखा कि इस नाटक के छोटे से अंश में लेखक ने किस प्रकार कालिदास की संवेदनशीलता को बताया और एक संदेश भी दिया कि हमारे वातावरण में, हमारे आसपास में या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं, उनका पृथ्वी को चालू रखने के लिए, प्रकृति की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए सभी छोटे से छोटा जीव या बड़े से बड़ा जीव अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं। हर जीव का इस प्रकृति में कुछ ना कुछ योगदान है। हमें इनका आखिर शिकार नहीं करना चाहिए, हमें इन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें ऐसा हृदय पाना चाहिए जैसा कि कालिदास का हृदय है। काफी कोमल हृदय वाले कालिदास, जो कि ऋतु संहार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ऋतु संहार जैसे काव्य की रचना की। एक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक प्रश्न आता है कि वहां के लोग कालिदास को किसके लिए जानते थे? तो ऋतु संहार के लिए कालिदास को जाना जाता है। यहां आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।